सुप्रभात। आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। तो आप सब ने बैकबोन ये इंग्लिश शब्द तो सुना ही होगा, है ना। तो बैकबोन को हिंदी में रीढ़ की हड्डी कहते हैं। तो आज हम रीढ़ की हड्डी इस एकांकी का अध्ययन करेंगे। तो रीढ़ की हड्डी ये जो एकांकी है वह जगदीश चंद्र माथुर इन्होंने लिखी है। इनका जन्म 1917 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 1978 में हुई। जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि इन्होंने रचनाएं की है। प्रस्तुत एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। यानी स्त्री शिक्षा का महत्व समझाने वाली ये एक एकांकी है। तो एकांकी के पात्र है, देखो उमा एक सुशिक्षित युवती है, यानी पढ़ी लिखी युवती है। राम स्वरूप जो है वह उमा के पिता है। प्रेमा उमा की माँ है। शंकर एक युवक है। गोपाल प्रसाद ये शंकर के पिता है और रतन एक नौकर है। तो आइए देखते हैं एकांकी। रतन कौन है? तो रामस्वरूप का नौकर है। तो जैसे कि कोई एकांकी हम देखते हैं तो उस एकांकी के पात्र हमारे सामने दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो शुरुआत किस तरह से होती है कि एक नज़ारा हमारे सामने पेश किया जाता है कि वहाँ पर क्या है, कैसी स्थिति है। तो देखो यहाँ पर दिया है कि एक कमरा है। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वह अधेड़ उम्र के हैं। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। अब देखो शुरुआत किस तरह से की है कि एक कमरा है, दरवाजे से अंदर आते हुए दो लोग दिखाई पड़ रहे हैं। एक है अधेड़ उम्र का आदमी यहाँ पर कहा है जिनकी पीठ सिर्फ दिख रही है स्टेज से, और दूसरा जो व्यक्ति है उसने तख्त का दूसरा सिरा पकड़ लिया है। और अब शुरू होती है एकांकी। रामस्वरूप बोलता है, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। तख्त का मतलब है देखो तख्त यानी लकड़ी से बनी हुई बड़ी चौकी। तो वो दोनों जो है यानी रतन और रामस्वरूप एक तख्त को उठाकर लाए हैं जो अपने घर में लेकर आ रहा है कमरे के अंदर। और रामस्वरूप बोलता है रतन से, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। उधर ऐसा वो चिल्लाता है। तख्त के रखे जाने की आवाज आती है। रतन कहता है, बिछा दे साहब। तो रामस्वरूप कहता है जरा तेज आवाज में। अब देखो रामस्वरूप थोड़ा सा गुस्से में है क्योंकि एक तो वह तख्त पकड़ कर लाया है और रतन फिर ये सवाल पूछता है कि बिछा दे साहब। तो रामस्वरूप कहते हैं, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दो साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? तो जो प्रश्न रतन ने पूछा है बिछा दे साहब, तो इस प्रश्न से रामस्वरूप जी गुस्सा हो जाते हैं और वह कहते हैं कि और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? यानी इस तरह से वो गुस्सा हो जाते हैं रतन पर कि एक इस तरह का सवाल है, बिछाने के लिए तो लाए हैं, ऐसा उनका
कहना था, और इसीलिए वह कहते हैं और क्या करेगा, बिछा देगा या नहीं। परमात्मा के यहाँ जब अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या, यानी गुस्सा होने के लिए वो ऐसा बोलते क्योंकि वो गुस्सा हो गए हैं। बिछा दूँ साहब, और यह पसीना किस लिए बहाया है, यानी तुम्हें जो सवाल कर रहे हो वो बिछा दूँ साहब, तो ये किस लिए लाए, फिर ये लाने के लिए जो पसीना बहाया है वो किस लिए बहाया है, तो ये तख्त जो लाए हैं उसे बिछाने के लिए तो लाया है। तो रतन तख्त बिछाता है और हंसता है, ही। तो रामस्वरूप कहता है दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। यानी रामस्वरूप रतन से कहते हैं कि उनकी बीवी के कमरे से हारमोनियम और सितार उठा कर लाओ। तो रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। अब प्रेमा ये उमा की माँ है और रामस्वरूप उमा के पिता है। तो रामस्वरूप और प्रेमा पति पत्नी है। तो प्रेमा कहती है लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। अब वो बताते हैं उमा के बारे में रामस्वरूप को कि तुम्हारी जो लाडली बेटी है वह गुस्से से बैठी है, मुंह फुला के बैठना यानी गुस्से से बैठना। तो रामस्वरूप कहते हैं क्या हुआ, यानी रामस्वरूप जो है वह प्रेमा से पूछते हैं कि क्या हुआ। प्रेमा कहती है तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना, यानी वह बताती है प्रेमा कि आपने ही तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके अच्छे से तैयार करके उसे नीचे लाओ। तो रामस्वरूप कहते हैं अरे हाँ देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। तो देखो यहाँ पर करीने से का अर्थ है ढंग से, यानी अब इस प्रसंग से यह पता चलता है कि उमा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं और इसलिए उसे ठीक ठाक यानी सजा धजा कर नीचे आने के लिए उसे कहा गया है, और करीने से यानी ढंग से उसे नीचे आने के लिए कहा गया है। और रामस्वरूप जी बताते हैं कि लड़कों के घर वाले जो है वह सब पढ़े लिखे हैं, वकील है, लेकिन उन्हें लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए। तो प्रेमा फिर पूछती है और लड़का, तो रामस्वरूप जी बताते हैं बाप शेर है तो लड़का सवा शेर, यानी पिताजी का ये कहना था कि लड़की कम पढ़ी लिखी चाहिए और बेटे का भी यही मानना था कि लड़की कम पढ़ी लिखी हो। तो इसीलिए रामस्वरूप जी बताते हैं कि बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है मेडिकल कॉलेज में, यानी उसने बीएससी पूरी की है और मेडिकल अब वो पढ़ रहा है, मेडिकल कॉलेज वह लखनऊ में पढ़ रहा है। कहता है कि शादी का ख्याल दूसरा है या शादी का सवाल दूसरा है और पढ़ाई का दूसरा, यानी वह अलग अलग बात मानता है ये दोनों बातों को, और वह कहता है कि पढ़ाई अलग बात है और शादी अलग बात है, क्या करूं मजबूरी है, ऐसा रामस्वरूप जी प्रेमा से कहते हैं। तो रतन इतने में आता है और वह कहता है बाबूजी बाबूजी। तो वह धीमी आवाज में बोलता है बाबूजी बाबूजी। तो रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांक कर, अरे प्रेमा वे आ भी गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी, मेहमानों से वह कहते हैं फिर। हाँ 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 आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। हाँ हाँ, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई, यानी रामस्वरूप जी मेहमानों से पूछते हैं कि आपको यहाँ पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। तो गोपाल प्रसाद जी कहते हैं खाकर कर, यानी थोड़ा सा खांस कर
जिसे गला साफ करना वगैरह कहते हैं, तो कहते हैं नहीं, तांगे वाला जानता था रास्ता मिलता कैसे नहीं। यानी वह बताते हैं कि हम जिस तांगे में बैठकर आए थे वह तांगे वाला यह जानता था कि आपका घर कहाँ पर है। तो रामस्वरूप फिर कहते हैं हाँ हाँ हाँ। फिर लड़के की तरफ मुखातिब होकर यानी लड़कों की तरफ देखकर वह कहते हैं और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं। यानी अब लड़के के साथ वह बात कर रहे हैं और उसे पूछते हैं शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं। तो शंकर कहता है जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। वीकेंड जैसे कि सप्ताह की समाप्ति जिसे शनिवार रविवार कहा जाता है, जो छुट्टियों के दिन, तो वह ऐसा कहता है वीकेंड में चला आया था। तो रामस्वरूप जी फिर पूछते हैं तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। यानी रामस्वरूप जी को लगा कि अभी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है तो इसका 1 साल बाकी होगा। लेकिन शंकर कहता है जी यही कोई साल 2 साल। यानी वो बताता है कि साल 2 साल यानी। तो फिर रामस्वरूप जी चौंक जाते हैं, वह फिर पूछते हैं साल 2 साल। तो शंकर कहता है हाँ 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 जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। मार्जिन यानी अंतर रखना जिसे कहते हैं 2 सालों के बीच में। तो वह कहता है कि 1 आध साल का मैं मार्जिन रखता हूँ, अंतर रखता हूँ पढ़ाई में भी। तो गोपाल प्रसाद जी कहते हैं अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए। यानी देखो ये जो आपको ब्रैकेट में जानकारी दी जाती है तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो भी पात्र बोल रहा है उसके भाव, मन के भाव व्यक्त करने वाली इन पंक्तियों से हमें उनके मन के भाव हमें पता चलते हैं, या उनकी आवाज़ में होने वाला उतार चढ़ाव जो है वह हमें इससे पता चलता है। तो गोपाल प्रसाद जी कहते हैं अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। तो राम स्वरूप जी चौंक कर, क्योंकि बिजनेस ऐसा पूछते हैं क्योंकि ये जो आए हैं गोपाल प्रसाद के परिवार वाले वह राम स्वरूप की बेटी उमा जो है उसको देखने के लिए आए हैं। और जैसे ही बिजनेस शब्द सुनते हैं तो राम स्वरूप जी चौंक जाते हैं और फिर समझ जाते हैं और बोलते हैं ओह अच्छा अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं, यानी आप ये तकलीफ क्यों उठा रहे हैं, ऐसा वह सवाल करते हैं। तो रामस्वरूप जी फिर कहते हैं हाँ हाँ हाँ, तकल्लुफ़ किस बात का, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। तशरीफ़ लाए हैं यानी आप यहाँ मेरे यहाँ पर आए हैं, ऐसा यहाँ पर मतलब है। तकदीर का समानार्थी शब्द है नसीब। तो गोपाल प्रसाद जी कहते हैं अपने लड़के से क्यों क्या हुआ। तो शंकर कहता है कुछ नहीं। तो गोपाल प्रसाद फिर बोलते हैं झुककर क्यों बैठते हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। और इतने में वहाँ से आगे गोपाल प्रसाद कोई बातचीत करे उससे पहले ही इतने में बाबू राम स्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज पर रख देते हैं। यानी गोपाल प्रसाद वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो गोपाल प्रसाद जो है राम स्वरूप के आ जाने पर शंकर से जो बातचीत कर रहे थे वो उनकी बातचीत टूट जाती है। लेकिन गोपाल प्रसाद जो है वह शंकर से क्या कह रहे थे कि तुम्हारे दोस्त भी ये कहते हैं तुम्हारे बारे में, देखो तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर के बैकबोन, यहाँ से आगे वह बोल नहीं पाते तो वह उसे डांट रहे कि तुम सीधे बैठो। तो गोपाल प्रसाद जी कहते हैं आखिर आप माने नहीं। यानी जैसे ही राम स्वरूप जी चाय की ट्रे लाकर मेज पर रख देते हैं तो गोपाल प्रसाद जी कहते हैं आखिर आप माने नहीं। तो राम स्वरूप जी कहते हैं चाय प्याले में डालते हुए, यानी वह मेहमानों को चाय दे रहे हैं और वह कहते हैं हाँ हाँ हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी, एक सवाल वह कहते हैं। तो गोपाल प्रसाद जी फिर कहते हैं नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। चीनी यानी शक्कर। तो वह बताते हैं कि मुझे आधा दूध और आधी चाय इस तरह से चाय दीजिए और उसमें चीनी जो है वह भी ज़्यादा डालिए, ऐसा वह कहते हैं।
तो शंकर खकार कर यानी गला साफ करते हुए कहता है, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। तो शंकर क्या बताता है, तो सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। ये बात शंकर सबको बताता है। तो यहाँ से आगे जो एकांकी है वह हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।